नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि होगा डेटा टाइप्स इन पाइथन। यानी कि पाइथन में किस किस तरह के डेटा टाइप हमारे पास उपलब्ध हैं। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको इसके लिए जानना ज़रूरी होता है कि किस तरीके के डेटा टाइप के ऊपर आप काम करने वाले हो। इससे क्या होता है कि आपका जो डेटा प्रोसेसिंग होता है वो पूरी तरह से करेक्टली हो पाता है। अन्यथा यदि आप डेटा टाइप को प्रॉपर नहीं रखेंगे तो इसकी वजह से कई एरर आ सकते हैं, कई बग्स आ सकते हैं और आपको डीबगिंग के लिए एक एक्स्ट्रा टास्क करना पड़ सकता है। यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स पढ़ने वाले हैं। पहला होगा नन, दूसरा होगा न्यूमेरिकल टाइप, तीसरा होगा सीक्वेंस डेटा टाइप जिसके अंदर हमारे लिस्ट आते हैं, टपल्स आते हैं, सेट्स आता है और रेंज आते हैं। इसके अलावा हम मैपिंग टाइप का डेटा टाइप पढ़ेंगे जो कि होगा हमारे डिक्शनरीज, और लास्ट में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नन डेटा टाइप के बारे में। देखिए, जब भी आप कोई ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने चाहते हैं जिसकी जो वैल्यू होती है वो कुछ भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं का मतलब जैसे अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको नल के द्वारा भी दर्शाया जाता है। जैसे कि मान लीजिएगा मैं एक वेर वी ए आर नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। यदि एक कोई अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो इसमें मैं वैल्यू डालता नल, लेकिन क्योंकि ये पाइथन है तो यहाँ पे मैं इसको वैल्यू दूंगा NONE। याद रखिएगा, इसमें आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपको कौन सा वर्ड कैपिटलाइज करना है और कौन सा स्मॉल रखना है। यदि मुझे इसका टाइप चेक करना है तो मैं टाइप फंक्शन का यूज करूंगा जो कि इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का, और इसके अंदर वैर को मैं इंक्लूड कर लेता हूं। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्लास आ रही है नन टाइप की। अब ये क्लासेस क्या होती है इसके बारे में आपको मैं फ्यूचर लेक्चर में जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझ लीजिएगा ये एक तरीके का डेटा टाइप है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू उपलब्ध नहीं है। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी डेटा टाइप की जो होगी न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप के चार भाग होते हैं। पहला होता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोट, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स और चौथा होता है बूलियन। अब हम एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिएगा, यदि आप कोई भी मैं नम नाम की एक वैल्यू ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं अगर 5 स्टोर करता हूँ तो बाई डिफॉल्ट पाइथन को ये पता है कि ये जो हमारे पास वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू है ये इंटीजर टाइप है। यदि मैं इसकी टाइप भी पता करूँ तो मैं यहाँ से नम, तो ये हमें क्लास दे रहा है इंटीजर की। लेकिन यदि हमें किसी और तरीके से किसी नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, जैसे कि मेरे पास एक नम है, नम इक्वल्स टू 5.5 या 5.6 ले लेता हूं। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर डेटा टाइप में, तो ये भी पॉसिबल है पाइथन में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नम को कन्वर्ट करना है तो मैं एक इसमें एन नाम का वेरिएबल ले लेता हूं। तो मैं यहाँ पे इंटीजर करके एक पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन यूज करूंगा और उसके अंदर नम की वैल्यू डाल दूंगा। यानी कि इस फंक्शन के अंदर जो नम की वैल्यू जा रही है 5.6 जा रही है, लेकिन जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा 5। तो यहाँ से आप किसी भी डेटा टाइप को, अन्य न्यूमेरिकल डेटा टाइप को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर फॉर्म में भी। उसी तरह से हमारा एक दूसरा डेटा टाइप है जिसको मैं एफ नाम दे देता हूँ, और इसके अंदर कोई वैल्यू डाल देता हूँ जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की होगी, जैसे कि 10.45। ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसका हम टाइप चेक कर लेते हैं। टाइप ऑफ एफ, तो ये हमें दे रहा है टाइप फ्लोट। यदि मेरे पास कोई भी नंबर न्यूमेरिक डेटा टाइप उपलब्ध है और मुझे उसको फ्लोटिंग पॉइंट में चेंज करना है तो उसके लिए भी हमारे पास पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन उपलब्ध होता है। तो बहुत आसान है। मान लीजिएगा मुझे किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना है फ्लोटिंग में, तो मैं फ्लोट करके एक पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन को कॉल करूंगा, उसके अंदर एक नंबर डाल देता हूं, मान लीजिएगा 10। क्योंकि 10 तो इंटीजर डेटा टाइप है, अब मुझे इसको फ्लोट में चेंज करना है। मैं केवल एंटर करता हूं, जो इसकी वैल्यू होगी 10.0 आ गई। यानी कि ये नंबर कन्वर्ट हो गया फ्लोटिंग पॉइंट में। इसके अलावा जब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आता था। यानी कि जो हमारा एक नंबर होता था, यदि बाय मैथमेटिक्स की डेफिनेशन जो भी हमने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ी है, तो एक नंबर होता था जो कि फॉर्म का होता था a प्लस बी आई फॉर्म का होता था, जहां पे जो हमारी आई की वैल्यू होती थी, आई की वैल्यू √-1 होती थी। ये हमारा इमेजिनरी नंबर या फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाता था। तो माइनस आई का मतलब इमेजिनरी नंबर हो गया, और ये जो पूरा है a प्लस बी आई, ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन पाइथन में इसको a प्लस बी आई की फॉर्म में नहीं दर्शाते, पाइथन में हम इसको दर्शाते हैं a प्लस बी जे की फॉर्म में। तो ये एक डिफॉल्ट पाइथन का जब डेवलप किया गया था तो इस तरीके से ही डेवलप किया गया था कि वो a प्लस बी जे की फॉर्म में डेवलप किया जाए। जैसे कि यदि मैं एक c नाम से एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता हूं और उसमें वैल्यू देता हूं 12 प्लस 2i। अब मैं इसको एंटर करता हूं तो यहां पे मेरे को दिखेगा इनवैलिड डेसिमल लिटरल करके
एरर आ गया। लेकिन यदि मैं सेम को 12 प्लस 2j की फॉर्म में करता हूं तो देखिएगा ये मेरा चल गया। अब मैं इसका टाइप चेक करता हूं, टाइप ऑफ सी। तो देखिए मेरे को एक क्लास दे रहा है कि कॉम्प्लेक्स, ये जो नंबर है ये कॉम्प्लेक्स क्लास का एक नंबर है। क्या हम किसी पर्टिकुलर नंबर को, जो चाहे इंटीजर हो, फ्लोट हो या बुलियन हो, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स में? बिल्कुल हम कर सकते हैं। जैसे कि उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। हमने कॉम्प्लेक्स को कॉल किया और कॉम्प्लेक्स के अंदर एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर हमें देना पड़ेगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो यदि मैं एक रियल नंबर दे दूं 2 और एक इमेजिनरी नंबर दे दूं 4, तो ये मेरे को एक फॉर्म में कन्वर्ट करके देगा 2 प्लस 4j की फॉर्म में। अब मैं इसको चेक करूं तो 2 प्लस 4j की फॉर्म में मेरे को कन्वर्ट करके दे दिया है। यानी कि हम किसी भी न्यूमेरिकल डेटा टाइप को किसी अन्य न्यूमेरिकल डेटा टाइप में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी पाइथन इनबिल्ट फंक्शन की मदद से। अब जो हमारा एक लास्ट डेटा टाइप है, जो कि हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर आता है, उसको कहते हैं हम बूलियन। तो बूलियन क्या होता है? तो बेसिकली बूलियन उस तरीके का डेटा टाइप है जो कि हमें रिजल्ट देता है या तो ट्रू, जिसमें कि आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो ट्रू का टी होगा वो कैपिटल होगा, अन्य स्मॉल होंगे, या फिर वो हमें आउटपुट देता है इन फॉल्स। वैसे ही फॉल्स का एफ हमारा कैपिटल होना चाहिए। तो इस तरीके का आउटपुट जहां पे भी हमें चाहिए होता है वहां पे हम बूलियन का यूज करते हैं। बेसिकली जो हमारे मशीन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो क्या होती हैं? वो जो भी हमारा डेटा इंजेस्ट करती हैं वो इन फॉर्म ऑफ 0 और 1 में कन्वर्ट करके करती हैं। तो पाइथन के अंदर जहां पे भी ट्रू लिख रखा है तो ट्रू की वैल्यू होती है 1, और जहां पे भी फॉल्स लिख रखा होता है उसकी वैल्यू होती है 0। तो यदि मैं कहूं, यदि मैं एक बार चेक करता हूं कि इंटीजर वैल्यू मेरे को बताओ ट्रू की कितनी है, तो वो हमें आउटपुट दे रहा है 1। वैसे ही करके यदि मैं इंटीजर वैल्यू ऑफ फॉल्स की पूछूं तो ये मेरे को आउटपुट देगा 0। तो यानी कि ये तो सिद्ध हो गया कि ट्रू को 1 मानते हैं और फॉल्स को 0 मानते हैं। इसके अलावा इन बूलियन ऑपरेशंस का यूज कहाँ होता है? तो जब भी हम लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि कौन सा डिसीजन हमारा सही है या गलत है, तो वहां हम ट्रू और फॉल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि मैं एक बी नाम का एक वेरिएबल लेता हूं और बी के अंदर मैं सेट करता हूं कि जो हमारा 2 ग्रेटर है 3 से, ये मैंने सेट किया। अब मेरे को जो बी ना आउटपुट देगा वो कैसा आउटपुट देगा? क्योंकि 2 जो है वो हमारा ग्रेटर है या 3 से या नहीं है, तो 2 तो ग्रेटर नहीं है 3 से, यानी कि ये फॉल्स आउटपुट देगा। अब मैं एक बार बी को प्रिंट करता हूं तो बी ने मेरे को आउटपुट दिया फॉल्स। वैसे ही करके अगर मैं एक बार फिर से बी को वैल्यू देता हूं कि 2 इक्वल्स टू 2, 2 इक्वल्स टू 2, फिर मैं बी को कॉल करता हूं क्योंकि 2 हमारा 2 के बराबर ही होता है, तो ये हमें आंसर देगा ट्रू। तो यहां पे हम बूलियन का प्रयोग करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ, जो कि होता है सीक्वेंस डेटा टाइप। देखिए वैसे सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर कई कई जगह पे ये कह रखा है कि लिस्ट, टपल, सेट्स, रेंज और स्ट्रिंग भी सीक्वेंस डेटा टाइप का पार्ट होता है, लेकिन मैं स्ट्रिंग को अलग से पढ़ाऊंगा। इसके अलावा जो बाकी 4 चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ। देखिए हमने लिस्ट, टपल, सेट्स के लिए अलग सेपरेट वीडियो भी बना रखी है। यदि आपको डिटेल में जानना है तो प्रीवियस वीडियोस को जाकर जरूर विजिट कीजिएगा, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप अगर इसी वीडियो में सीखना चाह रहे हैं तो मैं एक तो अब बात करते हैं हम लिस्ट की। तो लिस्ट क्या है? लिस्ट एक म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ डेटा है जो कि स्टोर कर सकता है डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप को समझने के लिए मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूं। देखिए लिस्ट को क्रिएट करने के दो तरीके हैं। या तो आप लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए और उसके बाद आप कुछ एलिमेंट्स इसमें भर दीजिए। जैसे कि मैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट भर सकता हूँ। मैंने इंटीजर भर दिया, फ्लोट भर दिया, और उसके बाद मैं कोई स्ट्रिंग भर देता हूँ, और उसके बाद मैं इसके अंदर कोई टपल्स भी भर देता हूँ, रैंडमली कुछ भी भर सकता हूँ मैं। और अब मैं इसका टाइप चेक करता हूं तो ये जो टाइप होगा ये होगा हमारा लिस्ट। लिस्ट को डिफाइन करने का एक दूसरा तरीका भी है। मान लीजिएगा आप यदि लिस्ट नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं और उसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं अपने कोई भी लिस्ट को। जैसे कि मैं इसमें 2, 3 डाल देता हूं और फिर मैं एंटर करता हूं, तो ये भी एक लिस्ट आ गई है हमारे पास बन के। तो हम लिस्ट को दो प्रकार से हम बिल्ड कर सकते हैं। वहीं अगर मैं टपल्स की बात करूं तो टपल्स जो होते हैं हमारे इम्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा होते हैं, यानी कि टपल एक बार फॉर्म हो गया तो हम उसको उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। हालांकि टपल के अंदर भी हम हर एक तरीके का डेटा यहाँ पे दे सकते हैं। अगर मैं इसी को सेम चीज को कन्वर्ट करना चाहूँ टपल में, तो मैं इसको सबसे पहले इसका मैं नाम चेंज करता हूँ टी, और ये जो ब्रैकेट्स होंगे इसको मैं
राउंड ब्रैकेट्स में चेंज करूंगा स्क्वायर की जगह, और उसके बाद मैं एंटर कर देता हूं। अब मैं देखता हूं टी क्या है। तो टी टपल, देखिए टपल के अंदर भी हम वेरियस तरीके के डेटा टाइप को स्टोर कर पा रहे हैं। और यदि इसका टाइप चेक करें तो इसका टाइप हमें मिलेगा क्लास टपल, या फिर ट्यूपल भी कई लोग कहते हैं। टपल को भी हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि टपल कहलाता है। इसको भी हम सेम तरीके से हम कुछ वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं, 2,3, और एंटर कर देते हैं। तो 2,3 का एक टपल हमारे पास क्रिएट हो चुका है। सीक्वेंस टाइप में अगला डेटा टाइप आता है सेट का। तो सेट को डिफाइन करने के लिए आपको करली ब्रेसिस का यूज करना पड़ेगा। याद रखिएगा, यदि आपने सिंपल करली ब्रेसिस यूज किए हैं और उसको एम्प्टी रख दिया है तो ये यहाँ पे सेट डिफाइन नहीं होगा, ये यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन जब मैं इस करली ब्रेसिस के अंदर कुछ भी रैंडमली एलिमेंट डाल देता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं सेम एलिमेंट डाल लेता हूं जो कि अभी तक मैं यूज करते हुए आ रहा हूं, ताकि मैं ये दिखा पाऊं कि सेट के अंदर भी अलग अलग डेटा टाइप स्टोर हो सकते हैं, लेकिन सेट के अंदर कोई भी डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं इसके बीच में 23 एक और डाल दूं तो यहाँ पे दो 23 हैं, हमें जो आउटपुट में मिलेगा वो केवल एक ही 23 मिलेगा। तो एक ही 23 मिल रहा है। उसके अलावा जो हमारा सीक्वेंस ऑर्डर्ड है ये अनऑर्डर्ड होता है, यानी कि ये किसी भी ऑर्डर में अपने डेटा को स्टोर कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास पाइथन में फिर से एक हमारे पास फंक्शन उपलब्ध है जहां पे मैं सेट को डिफाइन कर सकता हूं। तो मैं सिंपल से सेट को ऐसे ही डिफाइन करूंगा, तो देखिएगा आपको एक नया सेट डिफाइन हो गया है। अब इन तीनों की तीनों सीक्वेंस टाइप में आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो हमारा लिस्ट होता है ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। देखिएगा इसमें जो भी हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो सेम आउटपुट आ रहा है जिस ऑर्डर में हमने दिया है। वैसे ही टपल भी एक ऑर्डर्ड डेटा का कलेक्शन है, और सेट है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। लेकिन जो लिस्ट है, लिस्ट म्यूटेबल है, इसमें आप डेटा एक बार डालने के बाद चेंज कर सकते हैं। टपल में एक बार डालने के बाद आप डेटा को चेंज नहीं कर पाएंगे, पर सीक्वेंस सेट में आप डेटा को एक बार डालने के बाद बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अब हमारे सीक्वेंस टाइप में जो लास्ट डेटा टाइप आता है वो है रेंज। तो रेंज क्या रिप्रेजेंट करता है? रेंज रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ नंबर जो कि हमें आइट्रेशन के दौरान यूज की जाती है। जैसे मान लीजिएगा कि मैं आपसे कहूं कि मुझे, मैं n नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूं और इसमें मैं कहता हूं कि मुझे सारे के सारे नंबर प्रिंट करा के दो जो कि 0 से 10 के बीच में हो। तो मैं यहां पे लिखूंगा रेंज, और फिर मैं उसकी रेंज दे दूंगा 0 से लेके 10। लेकिन याद रखिएगा, जो आपकी रेंज तो हमेशा फर्स्ट वैल्यू से ही स्टार्ट होगी जहां से आप दे रहे हैं, लेकिन जो एंड होगी, जो स्टॉप वैल्यू आपने लगा रखी उससे -1 पे वो रुक जाएगी। तो यदि मेरे को 0 से लेके 10 तक के सारे एलिमेंट प्रिंट करवाने हैं तो मेरे को रेंज देनी पड़ेगी 11 तक। अब उसके बाद मैं n को कॉल करता हूं, तो ये मेरे को दे रहा है 0 to 11। अब मेरे को ये डिस्प्ले कैसे, मैं ये डिस्प्ले कैसे कराऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आए हैं? तो इसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ किसी भी तरीके के फॉर लूप का यूज कर सकता हूँ या वाइल लूप का यूज कर सकता हूँ। लेकिन अभी तक मैंने लूपिंग आपको पढ़ाई नहीं है, फॉर लूप वगैरह, जो मैं आपको फ्यूचर सेक्शन में जरूर पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए काम करते हैं कि मैं इसको लिस्ट के अंदर स्टोर करा देता हूँ, लिस्ट ऑफ एन, ताकि मेरे को डिस्प्ले हो जाए। तो देखिएगा हमें डिस्प्ले हो रहे हैं सारे के सारे नंबर, जो कि एक पर्टिकुलर रेंज जिसके अंदर हमने दे रखी थी। अब मान लीजिएगा कि आपने ये तो रेंज दे दी है, अब मुझे ऐसा चाहिए कि कुछ ऑर्डर्ड में चाहिए, कि मेरे को कुछ अंतराल के बाद चाहिए। तो यदि मेरे को प्रिंट कराना है, मान लीजिएगा मेरे को सारे के सारे इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं जो कि होंगे हमारे रेंज रेंज 0 से लेके 10 के बीच में, यानी कि 11 तक मैं नंबर लूंगा ताकि मेरा 10 भी इंक्लूड हो। और क्योंकि मेरे को इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं तो उनका जो डिफरेंस होगा नंबर के बीच में 2 का आना चाहिए। तो लास्ट में हम उसके डिफरेंस को प्रिंट करवाते हैं, डिफरेंस को रखते हैं कि इसमें डिफरेंस कितना होना चाहिए। अब मैं इसको एंटर करता हूं तो देखिएगा मेरे पास सारे के सारे इवन नंबर आ गए 0 से 10 तक के बीच के। इसके अलावा मैं आपको स्ट्रिंग के बारे में भी बताना चाहूंगा। देखिए स्ट्रिंग को, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको या तो एक सीक्वेंस डेटा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स भी मान सकते हैं आप, या फिर एक ऐसा इंडिविजुअल डेटा टाइप भी आप इसको मान सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिएगा एक वेरिएबल मैं स्टोर करता हूं जिसका नाम लिखता हूं मैं नेम, और इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू स्टोर कर देता हूं, डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स दोनों हम यूज कर सकते हैं। तो डेटा साइंस वाला, और मैं एंटर करता हूं। अब मैं टाइप चेक करता हूं नेम का, तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास स्ट्रिंग इसका टाइप आ चुका है। तो जैसे मैं बाकी चीज़ों को अलग तरीके से भी कॉल कर पा रहा था, कोई इनबिल्ट फंक्शन था उसके थ्रू भी कॉल कर पा रहा था, तो मैं इसको भी कॉल कर सकता हूँ।
तो इसके लिए मैं चेक करता हूँ str नाम से मेरे पास एक फंक्शन उपलब्ध है। इसके अंदर मैं कोई भी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट दे सकता हूँ, जैसे मैं डेटा नाम से प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ। तो देखिएगा ये भी वर्क करता है। अगला जो हमारा डेटा टाइप आता है उसको कहते हैं मैपिंग डेटा टाइप या फिर डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी स्टोर करता है हमारा जो डेटा होता है उसको की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। डिक्शनरी के अलावा जो भी हमारे अन्य डेटा टाइप थे, एज एग्जांपल आप लिस्ट ले लीजिए। लिस्ट से जो भी अपना डेटा स्टोर कर रहा था उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा को स्टोर कर रहा था। यानी कि यदि आपको लिस्ट के अंदर से कोई डेटा निकालना होता है तो आपको उसको इंडेक्स को कॉल करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे जो डेवलपर्स थे उन्होंने एक डिक्शनरी बनाई जहां पे आप इंडेक्स की जगह उसकी की देते थे, क्योंकि की से रिट्रीव करना इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा आसान होता है। डिक्शनरी की जो कीज होती हैं वो हमेशा यूनिक होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं। लेकिन जो वैल्यूज हो सकती हैं कि वो रिपीट भी कर जाए, यानी कि वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती है, की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। डिक्शनरी के ऊपर मैंने पिछला वीडियो बनाया है, एक बार मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप जरूर जाके उसको देख लीजिएगा। तो मान लीजिएगा कि मुझे एक डिक्शनरी बनानी है, तो डिक्शनरी बनाने के लिए आप फोन बुक नाम से मैं एक फोन बुक क्रिएट कर रहा हूं। तो इसके लिए आप या तो करली ब्रेसिस का भी यूज कर सकते हैं। करली ब्रेसिस के अंदर जैसे ये तो सेट ही हो गया, एक सेट की तरह हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम की और वैल्यू के पेयर देंगे। या फिर आप दूसरा एक और तरीका है कि यहाँ पे आप DICT करके आप यहाँ पे अपने एलिमेंट्स दे सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से इसमें भी कर सकते हैं। तो मैं करली ब्रेसिस का ही यूज करता हूँ। अब मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पे फोन बुक क्रिएट कर रहा हूँ, यानी कि मेरे कौन से फ्रेंड के पास कौन सा फोन है। तो मेरे जो फ्रेंड्स होंगे मोस्ट ऑफ द केस में इसको एज अ इंडेक्स लेके चलीजिएगा, जो कि एक की होता है और यूनिक होती है। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं तो मैं उनका नाम लिख देता हूँ, जैसे दीपक। इनके पास जो फ़ोन है उसका एक स्ट्रिंग ही है, सैमसंग। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। तो ये हो गया हमारा कि ये हो गया की, और इसको कोलन से सेपरेट करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू दे देंगे। अब इसके अलावा मुझे कोई और की वैल्यू पेयर भी अटैच करना है, तो मैं कॉमा यहाँ पे लगाऊंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा कमल, और इसके पास जो फ़ोन उपलब्ध है उसका नाम है वन प्लस, कॉमा। उसके बाद मैं किडो का दे देता हूँ जिसके पास हमारा आईफोन उपलब्ध है। अब इसके अलावा मैं पांडे का भी नाम ले लेता हूँ जिसके पास भी आईफोन उपलब्ध है। तो यहाँ पे मेरी एक डिक्शनरी बन गई है। मैं एक बार एंटर कर लेता हूँ, देखिए किसी भी तरह के कोई एरर नहीं आ रखा। अब मैंने जो भी कीज दे रखी हैं वो यूनिक दे रखी हैं। तो यदि मैं फोन बुक को टाइप ऑफ फोन बुक यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो ये मेरे को डिक्शनरी दे रहा है, और अगर मैं फोन बुक को प्रिंट कराना चाहूँ तो ये हमारी फोन बुक है। अब मैं यहाँ पे इसकी कीज निकालूं कि मेरे पास इस फोन बुक के अंदर कौन कौन सी कीज हमारे पास उपलब्ध हैं। तो फोन बुक डॉट कीज नाम से मैं एक मेथड का यूज करता हूं। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे पास ये सारी कीज हमारे पास उपलब्ध हैं जो कि एक दूसरे से अलग हैं, यानी कि यूनिक हैं। लेकिन वहीं यदि मैं फोन बुक डॉट वैल्यूज निकालता हूं, तो आप यहाँ पे देखिएगा हमारे पास जो आईफोन है वो हमारे पास सेम वैल्यूज हैं। तो यानी कि हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो हमारी सेम हो सकती हैं, लेकिन जो कीज होती है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर की तरह काम करती है। तो वो हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए। फोन बुक के अंदर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है किसी प्रॉप व्यक्ति का कि ये कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो मान लीजिएगा मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ किडो। तो यहाँ से मेरे को मिल रहा है कि ये किडो है जो कि आईफोन यूज़ करता है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि जैसे जैसे मैं ये कोडिंग कर रहा हूँ तो आप वीडियो पॉज करते करते अपने IDLE में खुद भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको जो आपका जो ज्ञान होगा वो बढ़ेगा, और आपको पता चलेगा कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, क्योंकि एट लास्ट यही सारे आपके काम आने वाले हैं। अगर मैं कंक्लूड करूं तो हमें डेटा टाइप को जानना ज़रूरी इस वजह से होता है क्योंकि जैसे जैसे हम डेटा अलग अलग डेटा टाइप को यूज़ करते हैं तो हमारा जो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन होता है डिफरेंट होता है। जैसे जो ट्यूपल्स होते हैं वो कम मेमोरी लेते हैं, फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं, उसी तरह सेट्स भी फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं। लेकिन इनके अंदर चेंजेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पर लिस्ट
या फिर डिक्शनरीज के अंदर चेंजेस करना फास्टर होता है, लेकिन ये इन कंपैरिजन मेमोरी हमारी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो यानी कि मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, एरर हैंडलिंग और राइटिंग एफिशिएंट कोड, ये 3 मेजर चीज़ हैं जो कि इम्पैक्ट करती हैं कि आप किस तरीके का डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।